तो आज क्योंकि हेल्थ कॉन्क्लेव उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य की चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं और असीम अरुण जी हमारे साथ अब आ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो स्वास्थ्य कॉन्क्लेव में हम लोग हेल्थ की ही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उस हेल्थ की जब चर्चा हम लोग करते हैं तो आपका विभाग भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज कल्याण, कैसे इस विभाग की भूमिका को हम लोग देखें? सबसे पहले बहुत बधाई हेल्थ कॉन्क्लेव आयोजित करने के लिए। कॉन्क्लेव काफ़ी होते हैं और अच्छी चर्चा होती है, लेकिन एक नीतिगत विषय के ऊपर कॉन्क्लेव हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे डिस्कशन टेबल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं और मुझे विश्वास है अच्छी चर्चा यहाँ हो रही हैं और साथ साथ इससे एक्शन प्लान भी हम लोग का बनेगा। तो डिस्कशन और एक्शन, ये दोनों चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है। ये कॉन्क्लेव मुझे विश्वास है कि हम लोग को राह दिखाएगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाज कल्याण की बात मैं करूं तो मोटे तौर पे समाज कल्याण विभाग पूरे समाज की हेल्थ का ध्यान रखने के लिए है। विशेष रूप से बात करूं तो समाज कल्याण विभाग वृद्धाश्रम संचालित करता है, वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित नीतियां बनाता है और उनको क्रियान्वित करता है। ये भी एक स्वास्थ्य हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ें ही हैं और बहुत अच्छा काम इसमें चल रहा है, मुझे बताते हुए खुशी है। लेकिन साथ साथ उतने से हम संतुष्ट नहीं हैं, हम चीज़ों को और आगे लेकर के जा रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे वृद्धाश्रम प्रत्येक जिले में एक हैं। हमने वृद्धाश्रम संचालक जो हमारे एनजीओ पार्टनर्स हैं उनके साथ में एक मीटिंग की और समझा कि नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं। हमने सबसे बड़ी चीज़ पाई कि ऐसे विशिष्ट अब वृद्धाश्रमों की आवश्यकता है, जैसे कि कोई एल्जाइमर के पेशेंट हैं, किसी प्रकार का कोई उनका दिमाग अब स्लो होने लगा है, बीमारी नहीं कहेंगे, उनको हम अगर सामान्य वृद्धाश्रम में रखते हैं तो मुश्किल होती है, उनके लिए हमें विशिष्ट सुविधाओं की ज़रूरत है। दूसरा, जिसको हॉस्पिस बोलते हैं, एंड ऑफ लाइफ केयर बोलते हैं, उसकी भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में अभी कम है। हम कुछ विशिष्ट ऐसे वृद्धाश्रमों को विकसित कर रहे हैं जहाँ पे इलाज नहीं हो रहा है बट एंड ऑफ लाइफ केयर की जा रही है। हॉस्पिस उसको बोलते हैं। लखनऊ में एक डॉक्टर अभिषेक शुक्ला जी आस्था के नाम से संचालित करते हैं। इसकी भी एक बड़ी आवश्यकता है जिसको हम लोग पूरा करने की चेष्टा कर रहे हैं। समाज कल्याण विभाग कुछ अस्पताल भी चलाता है, कुछ विद्यालय भी चलाता है, तो वहाँ भी हम लोग इसका ध्यान रखते हैं। लेकिन मूल रूप से जो पूरा सेक्टर है हेल्थ का, उसको शायद किसी एक विभाग से जोड़ के देखें तो गलत होगा। स्वास्थ्य विभाग भी है, आयुष का विभाग भी है, खेल विभाग भी है। बीमारियां ना हो इसके लिए भी आदरणीय मोदी जी हमको लगातार रास्ता दिखाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तो एक बड़ा क्षेत्र है, पूरा समाज इसमें जुड़ा हुआ है। तो पुनः बहुत बधाई इस आयोजन के लिए आपको। धन्यवाद। असीम जी, चूंकि आपने बात की बीमारी ना होने वाली, जिक्र जो बात आपने किया, मेरा सवाल ये है कि क्या ये संभव है कि हम लोग अपने दिनचर्या को बेहतर कर सकें? इन तमाम चीज़ों को लेकर के सरकार की जो योजना है, अभी योग दिवस आ रहा है, क्यों हम अंग्रेज़ी दवाएं खाएं, क्यों हम एलोपैथ पर डिपेंड हों, क्यों नहीं योग जैसी चीज़ों को हम अपने जीवन शैली में उतार सकें? आपका विभाग इस पर बड़ा काम करता है, तो क्या प्रोजेक्ट है, कैसे योग दिवस के जरिए लोगों तक ये मैसेज कन्वे हो सके और हम लोग सिर्फ योग दिवस तक चीज़ों को ना सीमित रखें? हमारे तमाम मंत्री और आदरणीय नेता उस दिन तो चटाई पे उल्टा सीधा खूब लेटते हैं, उसके बाद उनका कोई फोटो नहीं दिखता है। ये चीज़ कैसे एग्जीक्यूट हो? जो तकनीक के कारण समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, एयर कंडीशनर, गाड़ियाँ, इन सब ने हमको बहुत सुविधाभोगी बना दिया है। पसीना अब निकलता नहीं है क्योंकि एसी में लोग रहते हैं, पैदल कम चलते हैं, तो और जो लोग इस ब्रैकेट में हैं उनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां तुरंत हो रही हैं। जिनका काम करने का तरीका पसीना बहाने वाला है उनको बीमारियां कम होती हैं, अलग नेचर की होती हैं, लेकिन इस नेचर की बीमारियां नहीं होती हैं। तो आपके सवाल का सीधा जवाब यूँ कि हमको पूरे समाज को देखना है कि हम अपने नागरिकों को दवाइयों पर निर्भर ना बनाएं, दवाइयों की आवश्यकता ही ना पड़े उसके लिए काम करें। और उसमें आयुष मंत्रालय हेल्थ एंड वेलनेस के लिए काम कर रहा है। आपने स्वयं देखा होगा, मुझे बड़ी खुशी होती है देखते हुए गांव-गांव में जो आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आरोग्य मंदिर मतलब कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को वहाँ पे नियुक्त किया गया है। वहाँ पे टेली मेडिसिन की व्यवस्था भी है। अपनी आंखों से मैं देखता हूँ, मैं कन्नौज से विधायक हूँ, मैं ऐसे ही सुबह 11-12 बजे वेलनेस सेंटर में चला गया तो वहाँ पे एक
वृद्ध थे, करीब 65-70 साल के चाचा जी थे, उनको डायबिटीज़ की शिकायत थी। अब गांव में कोई एंडोक्रिनोलॉजिस्ट तो मिल नहीं सकता। मैंने स्वयं डेमो देखा अपने सामने, उन्होंने बुक किया, 10 मिनट के अंदर झांसी से एक मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ डॉक्टर वीडियो कॉल पे आए। हाँ, अब आवाज़ में कुछ गूंज आई, धन्यवाद। आपकी आवाज़ हमेशा गूंजती रहे। नहीं, मुझे लगा था म्याऊं म्याऊं करके बोल रहा हूँ ना। मुझे लगा मैं तो बहुत ज़ोर से बोल रहा हूँ, पर आवाज़ क्यों नहीं आ रही ना। बहुत धन्यवाद आवाज़ को एम्पलीफाई करने के लिए। तो एक गांव से एंडोक्रिनोलॉजिस्ट यानी डायबिटीज़ का एक्सपर्ट मेडिकल कॉलेज का उनको दवा दे रहा है और दवा उसको मिल रही है, वो फिर फॉलोअप भी कर रहे हैं। तो तकनीक को प्रयोग करके जो आरोग्य मंदिर की बेसलाइन व्यवस्था हमने बनाई है वो बहुत ताकतवर है। जो काम आगे और करना है, आरोग्य मंदिर के जो CHO CHW हैं, उनका काम ये भी है, जो हम बात कर रहे हैं योग कराना, जो कि मैंने अभी कम देखा होते हुए, उस पर हम लोग को लगना है कि गांव में जो अमृत सरोवर बने हैं और मिनी स्टेडियम बनाए या नहीं है तो कोई स्थान हो, वहाँ पे जो प्रोत्साहन होना चाहिए, जब व्यवस्था हमने दी है तो हम उसको 100% लागू भी करेंगे और बीमारियों के रोकथाम के लिए काम ज़रूरी है। उसके बाद भी खैर बीमारियां तो होंगी, ये शरीर है, तो फिर जो अस्पतालों की व्यवस्था है उसके ऊपर भी व्यापक काम हो रहा है। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या हमारी अब 80 हो गई है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय मुख्यमंत्री जी ने लिया, दोनों दृष्टिकोण से कि हमको बहुत सारे डॉक्टर्स, नर्सेज आदि की ज़रूरत है। दूसरा, टर्शरी केयर हॉस्पिटल की ज़रूरत भी हर जिले में है। कोई भी जिला है उससे अभी कोई अगर सीरियस हेड इंजरी हो जाए तो उनको किसी मेडिकल कॉलेज पे दूर ले जाना पड़ता था। अब जहाँ जहाँ मेडिकल कॉलेज क्रियाशील हो चुके हैं वहीं के वहीं काम हो रहा है। तो जितनी हमारी जनसंख्या है उसके हिसाब से हमको इतने टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स की आवश्यकता है। बहुत बड़ी प्रगति हमने इसमें कर ली है, आने वाले समय में इसको और पूर्ति करेंगे। बिल्कुल। लेकिन असीम जी, आप थोड़ा विभाग के बारे में और मैं इसको डिटेल में जानना चाह रहा था, क्योंकि किसी भी विभाग में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब सरकार भी ये कहती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो अलग अलग स्कीम्स चल रही हैं, अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किस तरह के आपके विभाग के प्रयास हैं, अगर आप उसको बताएं। भ्रष्टाचार को दूर करना तो हमारी पहली जिम्मेदारी है। हम कितनी भी अच्छी नीति बना के लाएं, जब उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आवरण चढ़ता है वो कोई भी नीति बेकार हो जाती है। तो जिस प्रकार योगी जी ने अपराधियों का सफाया किया, उस तरीके से अब योगी जी, उनके निर्देशन में हम लोग भी जुटे हैं कि भ्रष्टाचार के हर आयाम को हमको नष्ट करना है। दो तरीके हैं इसके, पुलिस की भाषा में अगर बोलूँ तो चोरी रोकना है तो एक तो ताला मजबूत करना पड़ेगा और दूसरा चोरों को पकड़ना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं मेरे विभाग की, जैसे कि स्कॉलरशिप बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग देते हैं, 55 लाख बच्चों को देते हैं। पिछले सरकारों में इतनी व्यापक गड़बड़ियां इसमें हुई कि एक एक जिले में एक साल में 400 करोड़ रुपए गबन कर लिए गए। वो बच्चा है नहीं, वो कॉलेज है नहीं और स्कॉलरशिप निकाल ली गई। ऐसे फर्जी कॉलेज विशेषकर जो सपा सरकार के लोगों के थे, आज आप यूपी में भ्रमण करें आपको सन्नाटा वहाँ पे दिखता, क्योंकि वहाँ पे कोई बच्चा था ही नहीं और केवल स्कॉलरशिप के आधार पे वो गबन के लिए अड्डे बने थे। स्कॉलरशिप को हमने आधार से जोड़ा, डीबीटी से जोड़ा, साथ साथ बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेकर के आए और अब हमारी स्कॉलरशिप की व्यवस्था पिछले 2 सालों में जितने बच्चों ने अप्लाई किया था उनमें जिनकी कोई तकनीकी विषय है उनको अलग कर दें, अन्यथा सबको स्कॉलरशिप देने में हम लोग सफल हुए। इस साल अब और नए चेंजेस हम लोग ला रहे हैं। तकनीकी कारण से भी अगर किसी की स्कॉलरशिप छूट गई तो हम उसको दोबारा मौका देंगे, क्योंकि उसकी गलती नहीं है इसमें, और उनको अपने बैंक अकाउंट ठीक करने का मौका देंगे या जो भी विषय है उसको ठीक कर लें और उनको हम स्कॉलरशिप देंगे। जब हम भ्रष्टाचार के ऊपर बड़ी चोट करते हैं तो दोनों काम होते हैं, चोरी भी रोकी जाती है और लाभार्थी बढ़ जाते हैं। जहाँ पे अभी हम 50% के कट ऑफ पे स्कॉलरशिप दे रहे हैं, मुझे आशा है कि जब हम ऐसी सख्ती करेंगे और जो गड़बड़ियाँ अभी भी बची हैं वो दूर हो जाएंगी तो ये 45% कट ऑफ पे आ पाएंगे। तो जो जेन्युइन विद्यार्थी हैं उनको हम लोग लाभ दे पाएंगे। एक उदाहरण दे रहा हूँ जी। और करप्शन के खिलाफ कार्रवाई, कठोर कार्रवाई पूरे जड़ से समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ही हम और पॉलिसीज़ को मजबूत कर पाएंगे।
और चूंकि बात आपके विभाग की चली है सर, आपको वन टू वन ऐसे ही आना पड़ेगा, एक सवाल उधर एक सवाल इधर। दो लोग ने मिलकर एक को घेरा, ये गलत। घेरा नहीं, ये हमारा सम्मान है सर, हम आपको पूरी तरीके से जो है वो सम्मान दे रहे हैं, आप हमारे मैं ऐसा मान टेबल है सर, स्वीकार कर लेता हूँ। आपके विभाग की बात चल रही है सर, चूंकि समाज कल्याण बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपके विभाग ने चीजों को सबसे ज्यादा अडॉप्ट किया है। एक सिंदूरदानी वाला कॉन्सेप्ट आपके यहाँ से शुरू हुआ है, हालांकि हिंदू रीति रिवाजों से जो शादी पहले होती रही होगी, सिंदूर तो पहले भी दिया जाता रहा होगा। इस बार ऐसा क्या नया हो रहा है, और इसके अलावा आपके विभाग में ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या रेवोल्यूशन हुआ है, खास करके शादी के कॉन्सेप्ट में? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आदरणीय योगी जी की स्वयं परिकल्पना की योजना है। एक एक चीज उसकी उन्होंने स्वयं बनाई थी और बड़ी सफल योजना है, बहुत लोगों को इससे लाभ मिला। 3 लाख जोड़े करीब अब तक लाभ ले चुके हैं। अभी एक 25 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने इसकी समीक्षा की और उन्होंने पहला निर्णय लिया कि अब इसमें 51,000 का जो लाभ है उसको बढ़ा के हम 1 लाख का लाभ करेंगे। जो आय सीमा परिवार की थी 2 लाख, उसको बढ़ा के 3 लाख किया गया। जब हमने लाभ की धनराशि बढ़ा दी तो ये हुआ कि हम उपहार भी दंपत्ति को, विशेषकर बेटी को या बहू जो बोले, उसको हम दे सकते हैं। तो एक उपहार पैसे के हिसाब से बहुत छोटा है, लेकिन संकेत के हिसाब से, संस्कार के हिसाब से बहुत बड़ा है। तय हुआ कि हम एक सिंदूरदानी भी अपनी बेटी को, अपनी बहू को जरूर देंगे। तो पहले नहीं मिलती थी सिंदूरदानी, माफ करूंगा मैं, पहले सूटकेस, साड़ी आदि ये सब चीज़ें, पायल थी। सिंदूरदानी का शासनादेश में उसका जिक्र नहीं था, तो हो सकता है कहीं श्रृंगारदान में होती भी हो पर ना भी होती हो, पर उसको हमने अब लिखित में डाला है जिससे कि वो रहे। दोनों बातें, ये संस्कार की बात भी है और उससे ज़्यादा हमारी सेनाओं को, पूरे देश को सलाम करने की बात है। ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2 बड़े संदेश गए। एक कि पूरा देश एकजुट है, पाकिस्तान आतंकवादियों के आका जो भी हमारे ऊपर अगर हमला कर रहा है तो पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ है। दूसरा बड़ा संदेश गया पाकिस्तान को कि तुम हमारे क्षेत्र में आकर के गोली चला सकते हो, लेकिन अब गोली का जवाब गोली से नहीं होगा, गोले से नहीं होगा, मिसाइल से होगा, ब्रह्मोस से होगा। तुमने हमारे 26 लोगों को शहीद किया और हमारे 26 परिवारों के सिंदूर उजाड़े और 23 मिनट के अंदर 100 से ज़्यादा आतंकवादी और उनके आकाओं को जहां भी छुपे हुए थे मिसाइल के द्वारा उनको नष्ट किया गया। अगर दोबारा पाकिस्तान ने ऐसा किया तो हम और मुंहतोड़ जवाब देंगे। मिलिट्री भाषा में बोलूं तो क्रेडिबल डिटेरेंस स्थापित करने का काम मोदी जी ने किया है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, देश को सुरक्षित रखने के लिए। पुलवामा की घटना के बाद एक ऐसा संदेश हुआ था, लेकिन शायद 6 साल में पाकिस्तान भूल गया इस डोज को। हम लोग हेल्थ की बात कर रहे हैं तो ये बूस्टर डोज ज़रूरी थी पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान से मैं आगाह भी करूंगा, अनुरोध भी करूंगा अपनी सरकार के माध्यम से कि पाकिस्तान, आप अपने आप को आतंकवाद से बचाओ। हमारे यहाँ आतंकवाद एक्सपोर्ट मत करो, विकास की राजनीति करो जैसी हम करते हैं। आप भी विकास की राजनीति करो। आप बंटवारे की राजनीति आपने 1947 में की, आज क्या हाल है पाकिस्तान का। बांग्लादेश का भी कोई बहुत बेहतर हाल नहीं है। जो जुड़ाव की राजनीति करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो बांटने की राजनीति करेगा, हमारे पड़ोसियों को देखिए सामने स्पष्ट दिखता है। आपको ये जो बात आपने कही सिंदूर का और ऑपरेशन सिंदूर का, अपोजिशन इसी बात का तो सवाल उठा रहा है कि आप जो काम पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं उसमें पूरा देश साथ है, सेना जो कर रही है उस पर सबको गर्व है, सेना को करना चाहिए, हम सेना के मनोबल को बढ़ा रहे हैं। लेकिन बीजेपी इसका पॉलिटिकली फायदा लेना चाहती है, वो सिंदूर बंटवा रही है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में इसका जोरदार विरोध किया, उत्तर प्रदेश में भी आप आवाज सुन रहे हैं। तो ये इशू जो सेना के सर्वोच्च शौर्य का था वो पॉलिटिकली कहीं आपको चीजों में बंटता दिख रहा है? देखिए, जो सेना ने काम किया, तीनों सेनाओं ने, उसके साथ साथ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, मिसाइल तो हमारे पास है लेकिन टपकानी कहाँ है ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हमको बताती हैं। इनके काम को, इनकी वीरता को सलाम करते हैं और उसकी कोई तुलना नहीं है। लेकिन ये निर्णय कि पहलगाम की घटना के बाद सेना को फ्री हैंड देना है,
सेना गोली का जवाब गोली से ही देगी, जैसा कि कांग्रेस की सरकार में, यूपीए की सरकार में नियम था, या एस्केलेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये पॉलिटिकल निर्णय है प्रधानमंत्री जी के लेवल पे, डिफेंस मिनिस्टर के लेवल पे मैं समझता हूँ लिया जाता है। तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इलेक्टेड लीडरशिप है, वो अपना निर्णय करती है, सेना उसको डिलीवर करती है। सेना पे हमें इतना विश्वास है क्योंकि उनकी क्षमताएं विकसित करने के लिए हमने काम किया है। इसमें पॉलिटिक्स कहाँ है ये मैं नहीं समझ सकता। सेना जो है वो संवैधानिक व्यवस्था में राष्ट्रपति जी डिफेंस फोर्सेस के चीफ होते हैं, प्राइम मिनिस्टर उनको एडवाइस करते हैं, उस व्यवस्था में काम होता है। तो अपोजिशन पार्टीज इसको जोड़ करके देखें या अलग करके देखने की कोशिश करें तो ये संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत होगा। क्लियरली सरकार और सरकार के अधीन इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी डिफेंस फोर्सेस, हमारी सेंट्रल फोर्सेस सब मिलकर काम करती हैं और इस बार भी उन्होंने काम किया। उनके काम को हम सम्मान कर रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऑपोजिशन जो पार्टीज हैं, आपका भी स्वागत है, आप भी करिए। क्या भारत की जीत हुई तो ये बीजेपी की जीत हुई या भारत की जीत हुई? इसमें हम सबका योगदान है। जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, मेरा अनुरोध है आप स्वयं भी हमारी सेनाओं को सलाम करिए। जिस प्रकार हम छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित करके अपनी सेनाओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं, हमारे उसी गांव में जहां पे सेना में, वायुसेना में, नेवी में काम करने वाले, सेवा देने वाले साथियों के परिवार हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। आप भी करिए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? इसमें कोई पॉलिटिक्स वाली बात नहीं है। देश को ये एकजुट करने वाली बात है और मनोबल बढ़ाने वाली बात है। ऑपोजिशन पार्टीज इसके विपरीत बीजेपी की आलोचना करो, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारी सेना का मनोबल मत गिराओ। मनोबल को ऊंचा करने के लिए जैसे हम काम कर रहे हैं, मेरा सुझाव है आप भी काम करिए। कोई पॉलिटिक्स इसमें नहीं मानी जाएगी। सर, चूंकि राजनीति की बात यहाँ पर हुई, मैं एक बार फिर से विभाग की तरफ लौटता हूँ और ये प्रश्न मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है चूंकि आप प्रशासनिक व्यवस्था में भी रहे हैं। दो पार्ट होते हैं, देखिए, एक तो योजना बनी, उसका एग्जीक्यूशन, और दूसरा उसकी अकाउंटेबिलिटी। एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है और उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे तय हो रही है, आप इन सारी दोनों चीज़ों की बारीकियों को समझ रहे हैं क्योंकि शासन प्रशासन दोनों अनुभव आपके पास हैं, कैसे कर पा रहे हैं इसको? देखिए, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ऐसे नेशनल सिक्योरिटी के मामलों में, एक कैबिनेट कम्युनिटी ऑन सिक्योरिटी CCS बनी हुई है, जो संबंधित कैबिनेट मिनिस्टर्स उसके अंदर होते हैं और कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो उसके ऊपर निर्णय लेते हैं। इसके साथ साथ एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का पूरा सेटअप बना हुआ है, उनके पास सारा इन्फॉर्मेशन आता है। और सबसे बड़ी बात, एक जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी बनी है। पूर्व में ये कमी थी हमारे सिस्टम में कि आर्मी के पास कोई इंटेलिजेंस है, पुलिस के पास कुछ है, IB के पास कुछ है, और सबको अगर जोड़ के देखो तो कुछ अच्छा उससे दिख सकता है, लेकिन वो जोड़ने की क्षमता हमारी नहीं थी। अंत में जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारी है, उसको हमने बहुत सशक्त किया है और NIA टेरर इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस की हमारी एजेंसी है। वो भी सारे स्टेट्स की ATS जैसी संस्थाओं के साथ मिल के काम करती है। आप समझिए, जो मिसाइल हमने दागी और जा कर के आतंकवादी ठिकानों पे गई, टेक्नोलॉजी हमारी इतनी उन्नत है कि वो इस दरवाजे से जाएगी कि उस रोशनदान से जाएगी, हम ये डिफाइन कर लेते हैं। लेकिन वो भवन कौन सा है, ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज पता कर लेती हैं कि कहाँ पे हमारे दुश्मन छुपे हुए हैं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अगर देखें, बहुत बड़ा सिस्टम है और सब मिल करके इतना एफिशिएंटली काम करते हैं जिसकी वजह से हम आतंकवादी घटनाओं को रोक पाते हैं। जो पहलगाम की घटना है वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन उसका जो प्रत्युत्तर दिया गया है, मुझे विश्वास है कि पाकिस्तान सूझबूझ से काम करेगा। वो समझ जाएगा कि गोली का जवाब अब गोले से नहीं, मिसाइल से आता है। इस नीति को छोड़ दो, विकास की नीति पे काम करो। आतंकवाद की नीति से अपने आप को स्वयं पाकिस्तान ने बर्बाद कर लिया है, अपने आप को इससे बाहर निकालो। सब बातें ठीक है सर, यूपी को परमानेंट DGP क्यों नहीं मिल पा रहा है? जो DGP की नियुक्ति की व्यवस्था है, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इसमें एक पैनल बनेगा, UPSC में जाएगा, ऐसे करके। वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मैं उसकी आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन मूल रूप से किसी भी सरकार को, किसी भी मुख्यमंत्री को फ्रीडम होनी चाहिए कि वो किसको अपना DGP बनाएंगे। जब जवाबदेही मुख्यमंत्री की है तो टीम चुनने का अधिकार भी मुख्यमंत्री का होना चाहिए। इसके लिए एक अमेंडमेंट, एक नया रेगुलेशन हम लोग लेकर के आए और उसी के व्यवस्था के तहत अब कार्रवाई होती है। ये पूर्व में भी, मतलब
वैसे तो कोर्ट का मैटर है, ये कोर्ट का निर्णय इसमें हो चुका है, लेकिन जहां भी हम बोलते हैं कि केवल सीनियरिटी से 3 लोग होंगे, इतने होंगे, तो इसमें यूपी जैसे बड़े राज्य में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। जो भी 24 साल से ऊपर की आयु पे आईपीएस में आया है, उसका डीजी बनने की संभावनाएं समाप्त। जो भी व्यक्ति किसी आरक्षण के लाभ से आया है, उसकी रैंक थोड़ी भी नीचे है, उसके भी डीजीपी बनने की संभावनाएं समाप्त। तो ये ऑर्डर इसको रिव्यू होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को स्वयं इसका रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि उनके सामने एक ही पक्ष की बात लाई गई। दूसरा, मुख्यमंत्री को हर प्रदेश में बोलूंगा, चाहे ममता बनर्जी जी क्यों ना हो, उनको अधिकार होना चाहिए अपना डीजीपी चुनने का। उसके ऊपर हाँ, डीजी रैंक का होना चाहिए, आईजी को डीजी नहीं बना सकते, और वही व्यवस्था चल रही है। अब चूंकि हम लोग अपने प्रोग्राम के अंतिम दौर में आ गए हैं और स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं अपने सेगमेंट के इंतजार के लिए, असीम अरुण का डेली शेड्यूल क्या है? चूंकि हम लोग हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो असीम अरुण लोगों के लिए रोल मॉडल हैं, जब आईपीएस थे तब भी और जब नेता हैं तब भी। वो खुद अपनी दिनचर्या को कैसे बनाते हैं, क्या कुछ करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, और आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को, पब्लिक को, कि भाई देखो दिनचर्या कम से कम ऐसी रखो? अब मेरा स्वास्थ्य किसी कोने से मॉडल नहीं है, फिर भी बेहतर हाँ, पाठक जी देख रहे हैं, कम से कम आप कहेंगे तो वो तमाम चीजों को एग्जीक्यूट कराएंगे। ब्रजेश भाई साहब का स्वास्थ्य बिल्कुल मॉडल है। मेरा स्वास्थ्य मॉडल था जब मैं पुलिस में था, मैं कमांडो था, मैं पीएम का बॉडीगार्ड था, तो मेरी फिटनेस बहुत अच्छी होती थी। आज उस वेट से मैं करीब 9 किलो ऊपर हूँ। तो पहली बात तो मैं क्वालिफाई नहीं करता हूँ इसका जवाब देने के लिए, लेकिन सिद्धांता जरूर मैं जवाब दे सकता हूँ। 2 चीज़ें हैं, हम क्या खा रहे हैं और कितना बर्न कर रहे हैं। खाने में हम लोग को संतुलन रखना चाहिए। मैं स्वयं अनुभव करता हूँ, जो मैं प्रयास करता हूँ पुलिस में भी, अभी भी, कि घर से सुबह निकलता हूँ तो मेरे छोटे छोटे टिफ़िन मेरे पैक होके साथ में होते हैं, एक फल का, एक चने का, एक दाल रोटी का, और 2-2 घंटे में, 2.5 घंटे में जब मौका मिला कहीं बैठ करके, नहीं तो चलते चलते गाड़ी में मैं खा लेता हूँ। क्योंकि अगर नहीं खाएंगे तो आपको 3-4 बजे तक भूख लगाएगी, फिर सामने समोसा आएगा, फिर आप मन में आप सोचेंगे यार भूख तो लगी है तो खाओगे ही, फिर खाएंगे तो फिर 2 खा लेंगे, फिर समोसा जो खाएंगे तो उसमें फिर तेल पता नहीं कौन सा है, आपको नुकसान करेगा। दूसरी चीज़ है बर्न करना, यानी वर्कआउट करना। वर्कआउट कोशिश मेरी रहती है कि मैं सुबह उठ करके करूं, पर अगर सुबह छूट जाता है तो रात को 9-10 बजे डिनर के बाद करीब 45 मिनट का एक तेज वॉक करना, ये ज़रूर कर लेता हूँ। इतना रहता है तो ठीक रहता है। और क्योंकि आप कह रहे हैं तो मैं थोड़ी अपनी शेखी भी बगा लूँ। मैं लगभग डायबिटीज़ के मुंह पे आ गया था। हमारे डॉक्टर्स बैठे हैं, मेरा HbA1c 6.9 आया था, यानी फुली डायबिटिक। तो मैं बहुत डर गया कि ये क्या हो रहा है मेरे शरीर के साथ। फिर मैंने पिछले 1 साल में चीज़ें ठीक की और अब HbA1c 5.4 आ गया, बिना किसी दवाई के और केवल डाइट करेक्शन के साथ और परिश्रम करने के लिए। लेकिन मुझे करीब अपना 8-9 किलो वजन कम करना है। आज हेल्थ कॉन्क्लेव में मैं ये संकल्प लेता हूँ कि वापस जो मैं अपने वर्दी वाले दिनों में फिटनेस में था वहाँ पे पहुँचूँ। तब हेल्थ कॉन्क्लेव को मैंने कोई न्याय किया होगा या कोई प्रेरणा यहाँ से ली होगी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और आपके निश्चित तौर पर ये जो बातें हैं, भले हम लोग 4-6 टिफिन ना ला पाए, लेकिन कम से कम हम भी 2 टिफिन तो लाएंगे, हाँ। कि जो है चीज़ों को धीरे धीरे एग्जीक्यूट किया जाए। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और तमाम बातें हमारे दर्शकों से, हमारे यहाँ बैठे लोगों से की। बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत आभार, Thank you, बहुत बहुत sir. धन्यवाद।